नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग हो या फिर उनके भविष्य की प्लानिंग करना हो, साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग, हमारी लाइफ में ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जो हर किसी को पूरे करने पड़ते हैं। तो इन दोनों ही प्लानिंग के लिए आपको किस तरीके की जो निवेश है वो करने की जरूरत है। आज हम इन दोनों ही प्लानिंग के लिए खास तौर से जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड ही आपके जो बच्चों के भविष्य की प्लानिंग है या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग है उसको पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। किन्हें ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए ये भी समझेंगे। हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए आज हैं प्रबलीन बाजपेयी, फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स। प्रबलीन, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज। थैंक यू स्वाति। तो क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे क्या होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, बच्चे के भविष्य रिटायरमेंट प्लानिंग का क्या है सॉल्यूशन, गोल ओरिएंटेड फंड में निवेश के क्या है फायदे, साथ ही किसे करना चाहिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में निवेश। प्रबलीन से चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रबलीन, हमने बहुत सारी कैटेगरीज हमेशा देखी हैं, उस पर चर्चा भी की है अपने अलग अलग शोज के जरिए। आज हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड पर फोकस करने वाले हैं और जैसा कि नाम भी बता रहा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड मतलब किसी एक आपकी लाइफ के सॉल्यूशन को पूरा करने के लिए ये जो फंड है उनको सबके सामने पेश किया गया। जरा थोड़ी और क्लैरिटी दीजिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड करते क्या है? राइट स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स की जब रिकैटेगराइजेशन हुई थी तो डिफरेंट इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डाला गया, जैसे लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया है, अब हमारा मिड कैप, स्मॉल कैप, वैसे ये कैटेगरी निकल के आई थी जिसको हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स कहते हैं। इसमें दो तरीके के प्लान्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इनफैक्ट ये जो कैटेगरी है ये एक अकेली कैटेगरी है जहां पे ये वर्ड यूज किया गया है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, बिकॉज वैसे तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हम किसी गोल स्पेसिफिक या किसी फाइनेंशियल सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, पर यहाँ पे स्पेसिफिक नेम यूज होता है। और इसमें दो सब कैटेगरीज हैं। एक है जो बच्चों की उनकी पढ़ाई, उनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है, और दूसरा है जहां पे हम रिटायरमेंट स्कीम्स की बात करते हैं। तो स्वाति, ब्रॉडली इन दोनों में जो एक डिफरेंस है जो बाकी के कंपैरिजन में, वो ये है कि यहाँ पे ये ओपन एंडेड स्कीम्स है, पर यहाँ पे एक लॉक इन होता है जो 5 साल का है, विच इज द हाईएस्ट, क्योंकि वो और किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में हमने नहीं देखा है। तो यहाँ पे एक लॉक इन है, और दूसरा कि इनको एक स्पेसिफिक गोल के साथ नेम वाइज टैग किया गया है। ओके, तो बेसिकली इसके जो बड़ी खासियत है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनमें 5 साल का लॉक इन दिया गया है वो, और आपके जो दो इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं लाइफ के उनके साथ आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में निवेश कर सकते हैं। अब ये जो 5 साल का लॉक इन है इस पे थोड़ी क्लैरिटी लेनी जरूरी है कि अगर मानिए हम बच्चे के भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग में भी यूजुअली आप थोड़ा जल्दी प्लानिंग करना शुरू करते हैं। तो ये 5 साल के लॉक इन की अहमियत क्या है, या फिर बच्चे के एक पर्टिकुलर एज पहुंचने पर या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग में रिटायर्ड आप जब 60 साल के पहुंचते हैं वो मिनिमम लेता है इस टोटल मैच्योरिटी पीरियड में? जी स्वाति, जब हम लोग ये कहते हैं कि 5 साल का लॉक इन है, हम पहले चिल्ड्रंस फंड की बात करते हैं। जो बच्चों का जो स्कीम है वहां पे जो मिनिमम लॉक इन है वो 5 साल का रहता है। पर लेट्स से हमने इन्वेस्टमेंट तब की जब बच्चा 14 साल का था, तो जब बच्चा 18 साल का होगा, जो कि 4 साल बाद, तो ये फंड खुल जाएगा, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो या तो बच्चा 18 साल का हो जाए या फिर आपका 5 इयर्स कंप्लीट हो जाए। वैसे जो रिटायरमेंट के लिए है, या तो आप 60 साल के हो जाए या आपका 5 इयर्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए। बट क्योंकि स्वाति ये इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं मोस्टली, कोई ना कोई कंपोनेंट होता है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा रख के चलना चाहिए। यहाँ पे जो आपने एक बात की है कि 5 इयर्स के टाइम पीरियड का क्या एक अगर हम इसको देखें कि ये क्यों है या इसका क्या बेनिफिट है, तो स्वाति ये जो 5 इयर्स का पीरियड ये एक लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डिसिप्लिन
इंकलकेट करता है कि आप 5 साल के लिए जब आए हैं तो आप मिनिमम 5 इयर्स उस स्कीम में बने रहेंगे। जैसे मार्केट्स ऊपर नीचे जाती हैं तो आप किसी भी तरीके का एक हेस्टी या पैनिक में आके विड्रॉल नहीं करेंगे। और स्पेशली जो बच्चों का इन्वेस्टमेंट होती है वो आप बच्चे के नाम पे भी कर सकते हैं स्वाति। तो वहां पे क्या होता है, एक इमोशनल कंपोनेंट भी जुड़ जाता है, क्योंकि जैसे हम खुद पेरेंट हैं तो हम अपने बच्चे के नाम पे करी हुई इन्वेस्टमेंट को शायद नहीं तोड़ना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी उस चीज को प्रोटेक्ट करता है। एंड तो ये एक मिनिमम पीरियड है, जबकि जो ये दोनों गोल्स हैं ये बहुत लंबी अवधि के हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 साल के लिए डाल दिया या एक फंड चुन के ये गोल्स पूरे हो सकते हैं। देयर इज मोर टू इट जब हम इन दोनों गोल्स के लिए प्लानिंग करते हैं। ओके ये समझना यहाँ पर प्रबलीन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड डेफिनेटली एक कैटेगरी तो जरूर बनाई गई, जैसा आपने भी बोला जब रिकैटेगराइजेशन हुआ था अलग अलग कैटेगरीज का, तो उसमें एक जो निवेशक है वो कैसे पहचाने कि हाँ ये सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। आई एम श्योर कि अलग अलग जो फंड हाउसेज है उनके अपने फंड हाउस का नाम फिर रिटायरमेंट प्लान या चिल्ड्रंस प्लान के नाम से होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में ये फंड किस कैटेगरी की तरह काम करता है ये समझना भी जरूरी है। मतलब उसमें इक्विटी कितना है, उसमें डेट कितना है, ये समझना भी एक निवेशक के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि दोनों चिल्ड्रंस प्लान और रिटायरमेंट प्लान के लिए ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं इनका एक्सपोजर कहाँ पर कितना होता है? राइट स्वाति, पहले मैं जो बच्चों की प्लान है उनकी बात करती हूँ। यहाँ पे अभी हमारे पास 10 स्कीम्स हैं इस कैटेगरी में, और टोटल जो यहाँ पे AUM है जो सेबी एमफी के वेबसाइट दिखाती है वो तकरीबन हमारा 10,000 करोड़ है। इन 10 स्कीम्स में स्वाति एक होमोजेनिटी नहीं है, ये डिफरेंट तरीके की हैं। जैसे कुछ फंड्स फ्लेक्सी कैप की तरह ऑपरेट करते हैं, कुछ फंड्स बैलेंस्ड हाइब्रिड की तरह ऑपरेट करते हैं, कुछ फंड्स एग्रेसिव हाइब्रिड की तरह ऑपरेट करते हैं। यानी कि डिफरेंट फंड्स में जो कंपोनेंट है इक्विटी और डेट का वो अलग है, पर ये बहुत क्लियरली मेंशन होता है उस स्कीम में कि वो कैसे ऑपरेट करेगा। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जब एक बच्चों के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर वो चिल्ड्रंस फंड को ही लेना चाहते हैं यहाँ पे स्कीम, तो एक टाइम होराइजन के हिसाब से ही चुनाव करें। जैसे अगर बच्चा 2 साल का है और 18 साल का होने में अभी 16 साल है, तो वहां पे आपको बैलेंस्ड फंड की जगह आप एक फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विटी कंपोनेंट है वो वेरी करता है। लाइकवाइज स्वाति, जब हम रिटायरमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो कई फंड हाउसेस तो एक से ज्यादा रिटायरमेंट फंड्स भी उनके ऑप्शंस हैं बेसिकली। जैसे यूटीआई होगा, उनका एक ही रिटायरमेंट का प्लान है, पर जैसे टाटा है उनके 3 वेरिएशंस हैं। तो वो क्या करते हैं, उन लोगों ने एज वाइज उस चीज को डिमार्केट कर रखा है। जैसे अभी SBI का भी एक एनओफो आया था जहां पे वो ये बोलते हैं कि जब आप 40 से 50 तक हैं तो आपका इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा होगा, जब आप 50 से 60 तक आ गए तो आपका इक्विटी कंपोनेंट घटाएंगे। तो जो इन फंड्स का बेसिक प्रीमाइस है स्वाति, जो रिटायरमेंट वाले हैं वो बहुत अच्छा है कि एज के हिसाब से आपका इक्विटी कंपोनेंट वो घटाते हैं। बट ऐसा कोई भी जब शफल होता है, जब आप एक स्कीम से दूसरे वेरिएशन में जा रहे हैं उसी स्कीम के, तब उसको वो माना जाता है बाय एंड सेल, तो वहां पे वो थोड़ा डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होता है। सो देयर आर विद इन दिस, इसमें मोस्टली बैलेंस्ड हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड और फ्लेक्सी कैप के कॉम्बिनेशन को देखा गया है दोनों स्कीम्स में मिला के, दोनों टाइप की कैटेगरीज में। ओके तो इसमें ये बात समझना भी जरूरी है प्रबलीन कि मानिए कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन, हमें पता है कि कितना ज़्यादा खर्चा पढ़ाई का बढ़ता जा रहा है। आज जो हम कॉलेज की फीस मानिए दे रहे हैं, 18 साल के बाद या 15 साल के बाद, मानिए बच्चा 3 साल का है, 18 साल के बाद आप इमेजिन कर रहे हैं कि बच्चा हायर एजुकेशन या कॉलेज में पढ़ाई करेगा, तब अभी की फीस तब लागू नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंटली जब कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लानिंग कर रहा है, 2 इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो पर्सनल फाइनेंस है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें जरूर कैलकुलेट या फिर शामिल करने ही करने चाहिए? जी स्वाति, एक फैक्टर तो जो इन्फ्लेशन है उसको देखना बहुत जरूरी है। हमारे टाइम पे इतनी फीस हाई नहीं होती थी, आज के टाइम पे 10 to 12% का एजुकेशन इन्फ्लेशन है इंडिया में।
यानी कि अगर आज बच्चा 3 साल का है और मानिए कि कॉलेज फी करीबन 25 लाख है आज के टाइम पे, तो 15 साल बाद जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो वही फी 1 करोड़ के बराबर होगी। और यहाँ पे हम लोग अगर 10% इन्फ्लेशन लेके चलें, यानी कि जब कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए आज प्लानिंग कर रहे हैं, वो आज की फी के हिसाब से कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। उनको ये देखना है कि वो वैल्यू फ्यूचर में चल के क्या बनेगी और उस हिसाब से आज इन्वेस्ट करना शुरू करें। और इतनी हाई इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए स्वाति, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक जो कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट्स का, वहां पे एक इक्विटी कंपोनेंट डेफिनेटली हो। बिकॉज कोई भी फिक्स्ड इनकम जो पोर्टफोलियो होगा, जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, वो इतना हाई रिटर्न नहीं दे सकता इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। जबकि वो रखना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट स्कीम्स को भी डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए, पर हमें इक्विटी कंपोनेंट को भी इंक्लूड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इन्फ्लेशन को देखें। उसके अलावा स्वाति, जब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, सेम अगर आज आपका 50,000 का खर्चा है, तो 30 साल बाद 6% इन्फ्लेशन पे वो तकरीबन 3 लाख महीने के बराबर होगा। और अगर आप 60 साल से लेके 85 इयर्स तक हम लॉन्जेविटी लेके चलें, तो एक तकरीबन 10 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा उस इंडिविजुअल को अपना खर्चा चलाने के लिए। क्योंकि स्वाति, यहाँ पे जो दूसरा एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जो वो इन्वेस्टमेंट जब वो जनरेट करेंगे कॉर्पस, उसको कल को कहीं पे इन्वेस्ट करके उससे मंथली विड्रॉल करेंगे, वो पूरा टैक्सेबल होगा। तो इन्फ्लेशन को बहुत ध्यान में रखें, क्या टाइम होराइजन है और उसके बाद कल को टैक्सेशन का क्या इम्प्लीकेशन आएगा, उसी हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट करें। ओके जिससे पहले मैं प्रबलीन आपसे समझूं कि क्या वाकई सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड ही बच्चों के भविष्य की प्लानिंग या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग का एक सोल्यूशन है या फिर एक बेहतरीन सोल्यूशन है, और बाकी विकल्पों की भी बात करूं, उससे पहले जरा थोड़ा टैक्सेशन का मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कई निवेशक ये जानना और समझना भी चाहते हैं कि जहां पर वो निवेश करते हैं क्या वहां पर उन्हें कोई टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो जो ये सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं, जैसा आपने बताया कि हाँ हाइब्रिड, अलग अलग हाइब्रिड कैटेगरीज जिसमें अलग अलग एसेट एलोकेशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है या फिर बैलेंस जो फंड्स है उसके हिसाब से, तो कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड में? ओके, स्वाति, दो तरीके से हम टैक्सेशन को देखते हैं। जब हम बच्चों के प्लान्स की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, उसके बाद हमारे पास बैलेंस्ड हाइब्रिड हो गया, एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया। वहां पे हमें कोई भी डिडक्शन वाला बेनिफिट नहीं है, जैसे कोई हम 80 वगैरह क्लेम करें, ऐसा कोई हमारे पास वहां पे ऑप्शन नहीं है। पर उस मनी की टैक्सेशन कैसी होगी ये समझना जरूरी है। तो जो भी प्लान लिया गया होगा, अगर उसमें एवरेज आपका 65% इक्विटी में मेंटेन रहता है, तो आप इक्विटी टैक्सेशन देंगे, यानी कि जब आप पैसा निकालेंगे तब 1 लाख के ऊपर आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो 10% पे आपका टैक्स हो जाएगा। जबकि हम रिटायरमेंट स्कीम्स की बात करें स्वाति, तो यहाँ पे 2 रिटायरमेंट फंड्स हैं, जो फ्रैंकलिन का और यूटीआई का, जो 90s में आए थे, ये दोनों गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड एज पेंशन प्लान्स हैं, इसलिए इनमें एटीसी का बेनिफिट मिलता है। बाकी जो अब नए एनएफओस आए हैं या हाल ही में या थोड़े साल पहले जो रिटायरमेंट की स्कीम्स आई हैं, उनमें एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। और यहाँ पे जैसे कुछ स्कीम्स हो गई जहां पे एक ही बार आपने पैसा डाला, उन्होंने 65% मेंटेन कर लिया इक्विटी में आपका जो प्लान है, तो जब आप निकालेंगे पैसा तो आप इक्विटी के हिसाब से टैक्सेशन देंगे। पर जहां पे स्वाति डिफरेंट वेरिएशंस ऑफर कर रहे हैं, यानी कि आपने 10 साल तक एक टाइप की स्कीम में लगाया, फिर आपका इक्विटी कंपोनेंट कम हो गया, आपने दूसरी में लगाया, वहां पे ये बात बहुत समझने की है कि एसेट एलोकेशन का ध्यान दिया जा रहा है, पर हर बार आप टैक्सेशन पूरी भरेंगे जब आप एग्जिट करेंगे और दूसरे उस प्लान के वेरिएशन में अपना पैसा लगाएंगे। एब्सोल्युटली। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही है कि अब डेफिनेटली कई फायदे तो आपने गिनाए ज़रूर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड के, लेकिन
क्या वाकई जो वैसे बच्चे की शुरुआत में हम पहले बच्चे की प्लानिंग की बात करते हैं, उनके उसकी पढ़ाई की प्लानिंग की, वाकई एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड में ही निवेश करना जरूरी है या किसे निवेश करना चाहिए? शायद ये एक बेटर सवाल होगा, क्योंकि फंड की तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम लॉन्ग टर्म तरीके से भी कर सकते हैं निवेश। तो क्या जरूरी है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड में निवेश करना बच्चों की प्लानिंग के लिए? नहीं स्वाति, जो 2-3 बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि क्योंकि बच्चे के नाम पे होता है तो एक रेजिस्टेंस रहेगी कि आप पैसा ना निकाले, तो कम से कम वो कंपलसरी तरीके से ही पर आपका डिसिप्लिन लेके आएगा इन्वेस्टिंग में। दूसरा कि आप एक गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि आपको जब आप अपनी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये आपने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया है ये अपने बच्चे के लिए लिया है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है स्पेशली नए इन्वेस्टर के लिए। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हमने किसी बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्वाति कि हम कोई गवर्नमेंट स्कीम जरूर डालें। जैसे हम बच्चे के लिए अगर गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि को यूज कर सकते हैं या पीपीएफ खोल सकते हैं अपने बच्चे के लिए। जैसे 2-3 साल का बच्चा है, एक पीपीएफ खोल लिया तो 15 साल में मेच्योरिटी होगी, वहां से भी पैसा मिलेगा। और उसके साथ साथ एक रेगुलर ओपन एंडेड स्कीम को भी यूज किया जा सकता है म्यूचुअल फंड्स की, जैसे इंडेक्स फंड्स हो गए, एक मिड कैप फंड चुन लिया। और यहाँ पे स्वाति एक मैं स्पेसिफिक चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल बहुत लोग अपने बच्चों को कॉलेज के लिए विदेश भेजना चाहते हैं और वहां पे जो फी होती है वो हम डॉलर में देते हैं। तो मैं ये डेफिनेटली एक रिकमेंड करूंगी कि इनफैक्ट एक एक ग्लोबल फंड आपके बच्चे के जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए उसका एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं अगर, तो एक्चुअली एक ग्लोबल फंड होना चाहिए, बिकॉज वहां पे आप एक डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब आपकी रुपी डॉलर के अगेंस्ट 60% डेप्रिशिएट हुआ है पिछले 10 साल में, और अगर हमने कल को अपने बच्चों को बाहर भेजना है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो रुपी है वो फर्दर थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली डेप्रिशिएट होगा। तो एक ग्लोबल यहाँ पे एलोकेशन रखना भी काफी फायदेमंद है। ओके, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद समझेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के और कौन से विकल्प है जो आप अपना सकते हैं। चर्चा जारी रहेगी प्रवीण बाजपेयी के साथ, बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड की। हमारे साथ प्रवीण बाजपेयी है। प्रवीण से हम चर्चा कर रहे हैं कि सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड जो कि आपके बच्चे की भविष्य की प्लानिंग के लिए, और साथ ही जो चिल्ड्रन फंड्स होते हैं बेसिकली, और रिटायरमेंट फंड की क्या खासियत है और आपको क्यों लेना चाहिए या फिर आपके लिए क्या वाकई जरूरी है। प्रवीण, आपसे समझना चाहेंगे रिटायरमेंट फंड जो हैं, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड के इस कैटेगरी में आते हैं, जो खासतौर पर आपके रिटायरमेंट के लिए ही बनाए गए हैं, 5 साल का लॉक इन इसमें भी है, या फिर अगर आप 60 साल की उम्र पा लेते हैं 5 साल से पहले तो वहां पर मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात शुरुआत में आपने कही थी, इसमें ज्यादातर फंड में स्कीम बदलने की सुविधा होती है और आप खुद से भी कर सकते हैं, जिसमें आप ऑटो स्विच विकल्प से भी प्लान बदल सकते हैं। क्या इसमें कुछ टैक्सेशन या टैक्स इम्प्लीकेशन भी लगता है, क्योंकि बार बार स्विच करने पर तो शायद टैक्स लगता है? जी स्वाति, जो ये रिटायरमेंट फंड्स हैं ये जो ब्रॉडली बनाए जाते हैं, ये एक एसेट एलोकेशन कैसे हमारी उम्र के साथ चेंज होनी चाहिए उसको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति जिसने इन्वेस्ट करना शुरू किया वो यंग है तो उसका इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा हो, और जैसे जैसे वो रिटायरमेंट की तरफ पास चले गए उनका इक्विटी कंपोनेंट, क्योंकि वोलेटिलिटी रहती है, वो कम हो जाए। तो काफी सारे फंड हाउसेज हैं जहां पे हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। तकरीबन 3 डिफरेंट फंड्स, कुछ फंड हाउसेज हैं जिनके हैं, जैसे टाटा हो गया, भी एसबीआई लेके आया है अपना एनएफओ, और कुछ फंड्स हैं जो कुछ फंड हाउस हैं जो एक ही स्कीम देते हैं। जहां पे एक ही स्कीम दी जाती है स्वाति, वहां पे वो ब्रॉडली उसको एक बैलेंस्ड हाइब्रिड की तरह रन कर रहे हैं। और जहां पे ये डिफरेंट वेरिएशंस मिलते हैं, ये शुरुआत करते हैं जैसे एक फ्लेक्सी कैप या एग्रेसिव हाइब्रिड से, फिर धीरे धीरे ये लोग चले जाते हैं बैलेंस्ड हाइब्रिड एंड देन अ कंजर्वेटिव हाइब्रिड। और इसमें स्वाति थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जब भी आप जैसे 10 इयर्स के टाइम पीरियड के बाद आप मान लीजिए कि आप ऑटो स्विच या आप अपनी मर्जी से स्विच करेंगे, तो उसको बाय एंड सेल के लिहाज से ही देखा जाता है। यानी कि जो भी आपका उस टाइम पे कॉर्पस होगा, आप उस पे उस टाइम के हिसाब से जो टैक्स लॉज होंगे टैक्सेशन देंगे,
और फिर वो अमाउंट नए फंड में री इन्वेस्ट होगा। तो एक फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है कि एसेट एलोकेशन का ध्यान रखा जा रहा है, बट ये कहीं ना कहीं आप 2-3 बार फिर अपने लाइफ टाइम में इस टैक्सेशन को देंगे, क्योंकि जो रिटायरमेंट प्लानिंग है ये तो एक लंबे टाइम का एक तरीके से एक प्रोजेक्ट होता है कि आप 25 साल की उम्र में आपने कमाना शुरू किया और आप 55-60 तक कमा रहे हैं और अपनी रिटायरमेंट के पैसे जोड़ रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम एक बात बताइए, जैसे कुछ दर्शक भी समझना चाह रहे हैं कि एटीसी का बेनिफिट क्या अभी भी मिलता है कुछ रिटायरमेंट प्लान्स पर? जी, स्वाति 2 रिटायरमेंट प्लान्स हैं फ्रैंकलिन, जितना मेरी नॉलेज है फ्रैंकलिन का जो पेंशन फंड है वो, और जो यूटीआई का है, ये दोनों गवर्नमेंट नोटिफाइड पेंशन प्लान्स है। इनफैक्ट जहां तक मेरी नॉलेज है वहां तक जो यूटीआई का प्लान है उसमें बिहार गवर्नमेंट के टीचर्स का पैसा आता है। उसके अलावा पहले शायद पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी उनका कुछ टाई अप था, और इनफैक्ट उनके चिल्ड्रंस फंड में भी कुछ टाइप है जहां पे बच्चा जो बॉर्न होता है गवर्नमेंट उसकी तरफ से कुछ मनी डालती है। तो इस टाइप की चीजें हैं, पर ये जितना मेरी नॉलेज है 2 ही अभी तक से रिटायरमेंट प्लान्स में ये चीज अवेलेबल है। ये दोनों सबसे पुराने हैं स्वाति, इनके कॉर्पस भी आप देखेंगे तो ज्यादा हैं। उसके अलावा जैसे कुछ महाराष्ट्र की शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनका पैसा भी यूटीआई के फंड में आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर के अलावा भी एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक तरीके से उनके एम्प्लॉइज का पैसा भी आता है एक्चुअली, बिकॉज ये दोनों ही हैं जहां एटीसी का बेनिफिट है। अब किसी की लंबे टाइम की रिटायरमेंट प्लानिंग है प्रबलीन, यहाँ पर तो 5 साल का लॉक इन जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने जैसा कहा था कि एक परफेक्ट मिक्स होना जरूरी है। आप म्यूचुअल फंड भी रखिए अपने पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा जो गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है वो भी रखना जरूरी है। तो ऐसे कौन सी स्कीम्स हैं जो आप अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड आप दर्शकों को कहेंगे कि हाँ आप रिटायरमेंट के लिए इन स्कीम्स में भी जरूर अपना निवेश कीजिए? जी स्वाति, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो जहां तक मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि जो हमारे पोर्टफोलियो का फिक्स्ड इनकम का पार्ट है हम उसको म्यूचुअल फंड से अलग रख सकते हैं। वहां पे हम पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईपीएफ में, बिकॉज इनका जो एग्जेम्प्ट का जो स्टेटस है आई थिंक वो हमें एक बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज देता है। ऑफ कोर्स अभी बजट में ईपीएफ पे 2.5 लाख से ऊपर की कंट्रीब्यूशन पे टैक्स आया है, पर बहुत लोग हैं जो 2.5 लाख की लिमिट के नीचे ही हैं। तो इन दोनों में, उसके अलावा एनपीएस हो गया, एनपीएस हल्का सा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, अपने फाइनल कॉर्पस को आप कैसे यूज कर सकते हैं बिकॉज आपको वहां एन्युटी लेनी है। पर ब्रॉडली ये 3 एक बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं अपना फिक्स्ड इनकम पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो चुनने के लिए। एनपीएस में खैर आप थोड़ा इक्विटी भी चुन सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है स्वाति कि अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें हम इक्विटी कंपोनेंट को यूज करें ज्यादा, तो वहां पे इंडेक्स फंड्स हो गए, फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, मिड कैप फंड्स हो गए और ग्लोबल एलोकेशन हो गई। इस टाइप के फंड्स को इन गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ एक कॉम्बिनेशन में ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाया जाए। एंड स्वाति, जहां तक एज के हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन का ध्यान रखने का सवाल है, आई थिंक वो इन्वेस्टर्स आजकल बहुत जागरूक है, अपने एंड पे भी कर सकते हैं कि, और एक केस टू केस बेसिस पे, क्योंकि ये डिफर करता है कि उम्र के हिसाब से अपना वो लोग इक्विटी कंपोनेंट थोड़ा घटा दें या जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो अगर वो अपने एंड पे प्लानिंग करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, तो मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास ज्यादा रहेगी। एंड डिफरेंट एसेट क्लासेस में है और डिफरेंट बॉडीज हैं जो इनको ऑफर कर रही हैं। कुछ आपके पास गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स हो गई, कुछ आपके पास एएमसीज द्वारा बनाए गए म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर शो को हम खत्म करें तो पूरे शो से ये समझ में आता है और प्रबलीन की बातों से समझ में आता है कि जो बच्चे की पढ़ाई है, आपके रिटायरमेंट, 2 जरूरी जो लक्ष्य हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो पहले तो आपको जल्दी निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप पोर्शन स्मॉल सेविंग स्कीम्स या गवर्नमेंट बैक्ड जो स्कीम्स है उसमें भी जरूर रखें, और लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए हमेशा से आप टैक्स एफिशिएंसी तो देखें ही, महंगाई को जोड़ना बिल्कुल न भूलें। तो बहुत शुक्रिया प्रबलीन, आप हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस शो में शामिल हुई। थैंक यू।
इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।